हेलो फ्रेंड्स। आज सामयिक विमर्श के इस श्रृंखला में हम लोग बिम्स्टेक के साथ रूबरू होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो बिम्स्टेक पर होगा। विगत वर्षों में बिम्स्टेक का महत्व तेजी से बढ़ा है और निरंतर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि हम लोग बिम्स्टेक पर ही फोकस करेंगे अब। तो इन सारी बातों को लेकर के बिम्स्टेक के महत्व में वृद्धि हुई है। क्या है बिम्स्टेक, इसका महत्व क्या है, इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक को डिस्कस करते रहे हैं। अब आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पूरा जो सेकंड पेपर है उस पूरे सेकंड पेपर सिक्योरिटी, एथिक्स, इन सब से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होंगे, करंट के सारे मुद्दे होंगे जो मेन एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करते हैं और मेन एग्जामिनेशन के नज़रिए से करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विगत वर्षों में। एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जरूर आता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। 4 क्वेश्चन आते हैं IR में, सेकंड पेपर में, मेन एग्जामिनेशन में, IS के मेन एग्जामिनेशन में, सेकंड पेपर में IR के 4 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होता है। पिछली बार जैसे WHO का महत्व ज़्यादा था क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक में WHO का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए WHO पर क्वेश्चन बना। इस समय फिलहाल अभी के परिप्रेक्ष्य में बिम्स्टेक ज़्यादा केंद्रीय भूमिका में है, इसलिए आगामी परीक्षा में बिम्स्टेक पर प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आज चुना गया है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ चूंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्री के नज़रिए से भी इसके जो फैक्ट आदि हैं वे प्री के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि मेन एग्जामिनेशन के लिए हमें एनालिसिस पर फोकस करना होता है, फैक्ट पर कम फोकस करना होता है। तो इन दोनों बातों की चर्चा हम लोग कर लेंगे जिससे कि एक कंप्लीट तैयारी इस बिम्स्टेक की हमारे लिए हो जाए। अगर प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी हमारे पास एक पर्याप्त तैयारी हो जाए और मेन एग्जामिनेशन में भी अगर एनालिसिस पूछी जाती है फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर के, भविष्य के संदर्भों को लेकर के कि आगे की क्या राह है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है इसके, क्यों हम इसको फोकस कर रहे हैं, क्यों हमें करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के क्या इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो इस एनालिसिस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बेहतर चर्चा कर सकें। तो हमारा आज का टॉपिक इन्हीं सारी बातों पर केंद्रित है। क्यों बिम्स्टेक का महत्व विगत वर्षों में बढ़ा है, पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इस बात की बेसिक इंट्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं और उस इंट्रोडक्शन के बाद आएंगे कि कैसे बिम्स्टेक का विकास हुआ है, कैसे जन्म हुआ है, क्या सिद्धांत हैं, इन सारी बातों की चर्चा फिर हम लोग उसके बाद करेंगे। तो भारत के लिए जो दक्षिण एशियाई समूह है, क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सार्क रहा है। आप जानते हैं 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो दक्षिण एशियाई देशों में यानी भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों में एक आपसी सहयोग और सामंजस्य की स्थापना के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। 1985 से सार्क कार्य करता रहा और अभी भी सार्क अस्तित्व में है, लेकिन सार्क का वह उपयोग हम नहीं कर सके जिस उद्देश्य के लिए सार्क को स्थापित किया गया था। इसके अलावा विगत वर्षों में सार्क के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी उत्पन्न होने लगी थी। भारत और इसके सारे पड़ोसी देश इसमें शामिल थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत के सारे पड़ोसी देश इसके हिस्से थे। लेकिन सार्क का जो इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए था, जिस तरीके से एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए थी इस दक्षिण एशियाई द्वीप समूह में, जिससे दक्षिण एशियाई द्वीप ये देश अपने आप में एक दक्षिण एशियाई देश अपने आप में एक अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन पाते, आपस में सहयोग और सामंजस्य व्यापार, आर्थिक क्षेत्रों में
या सामाजिक क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता, इस दिशा में सार्क भूमिका नहीं निभा पाया। दूसरी ओर सार्क ज़्यादातर डिस्प्यूटेड रहा क्योंकि पाकिस्तान इसमें शामिल है और पाकिस्तान हमेशा विवादास्पद मुद्दे उठाता रहा सार्क की बैठकों में, इसलिए सार्क की बैठकों के बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं निकलते। दूसरी ओर सार्क में पाकिस्तान ने अब इस बात पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, घेरेबंदी करनी शुरू कर दी थी कि चीन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, सार्क में चीन को भी शामिल कर लिया जाए। इस बात की घेरेबंदी पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी, इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस नजरिए से भी अब सार्क हमारे लिए प्रश्न चिन्हित होने लगा था। और जब उरी में आतंकी हमला हुआ, चूंकि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला देश है, पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश है, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। तो जब उरी में हमला हुआ तो उस हमले के बाद भारत ने यह तय किया कि जो सार्क की अगली बैठक होने वाली है, इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, इस्लामाबाद में होनी थी, भारत ने उसका बहिष्कार किया कि भाई आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और सहयोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये बात बिल्कुल ठीक भी है। अगर आपसी सहयोग की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है, व्यापार कारोबार की बात करनी है, तो पहले हमें एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की एक्टिविटीज़ को बंद करना होगा, तभी उन सारी गतिविधियों का कोई महत्व है। तो भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को अपनाया और जितने भी अन्य सार्क देश थे उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से एक तरीके से भारत ने सार्क का बहिष्कार कर दिया उरी हमले के बाद। तो सार्क की भूमिका पर, सार्क के महत्व पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि सार्क में भारत सबसे बड़ा देश है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से भी। इस कारण से सार्क की हमने अब उपेक्षा कर दी है और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री ने, एस जयशंकर ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी है, यह एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि सार्क के साथ अब अनेक इश्यूज हैं, अनेक विवाद हैं, इसलिए सार्क पर भारत की ध्यान देने की कोई मंशा नहीं है। आगामी 5 सालों के लिए जो नई सरकार 2019 में चुनी गई, तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सरकार 5 साल रहेगी, तो 5 सालों में सार्क पर ध्यान देने की कोई मंशा नहीं है, वो सार्क पर ध्यान नहीं देंगे। तो सार्क अब उपेक्षित हो गया। इसी के साथ ही साथ अब अगर सार्क उपेक्षित हो गया तो हमारे आसपास के देशों के साथ हमें सहयोग तो स्थापित करना होगा, हमें अपने आर्थिक व्यापार कारोबार को तो बढ़ाना होगा। साझा सहयोग, साझा व्यापार, साझा कारोबार, साझा तकनीक, इन सारी, साझा संचार, साझा परिवहन इत्यादि, इन सारी बातों पर बल तो देना होगा, तभी हम इस साझी संस्कृति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना सहयोग के, बिना साझी संस्कृति के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कहीं भी नहीं बढ़ा जा सकता। सहयोग तो प्राथमिक आवश्यकता है। तो ऐसी दशा में भारत ने बिम्स्टेक पर फोकस करना शुरू कर दिया, इसलिए बिम्स्टेक अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश हैं उन देशों का एक समूह है। हालांकि नेपाल और भूटान अतिरिक्त देश हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, अभी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश हैं उन देशों का एक समूह है। तो भारत ने अब बिम्स्टेक पर फोकस करना शुरू कर दिया। हालांकि बिम्स्टेक 1997 से ही स्थापित है, लेकिन उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता रहा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता रहा। लेकिन अब भारत ने सार्क की तुलना में बिम्स्टेक को एक विकल्प के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है और बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। यही कारण है कि बिम्स्टेक अब हमारे लिए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। दूसरी बात, चीन का लगातार प्रभाव बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है। चीन ने भारत को घेरने के लिए अलग अलग तरीके की रणनीति बनाई। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए फिर उसने इधर BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, इधर CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर इधर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, समुद्री रास्ते से मोतियों की माला
इत्यादि। चूंकि हम लोग चीन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं इसलिए इस विस्तार में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो चीन ने अपनी इन नीतियों के माध्यम से, जिसे वो विकास संबंधी नीतियों के रूप में घोषित करता है, लेकिन ये सर्वविदित तथ्य है कि ये चीन की विकास नीतियां कम हैं, बल्कि भारत को चारों ओर से रणनीतिक रूप से घेरने की रणनीति अधिक है। क्योंकि अगर विश्व में कोई चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है, कड़ी चुनौती दे सकता है, तो वह भारत है। और ऐसे दशा में चीन भारत को अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक चुनौती समझता है। हालांकि ये बेहद गलत बात है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाला देश है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमें पाकिस्तान और चीन से जितने भी युद्ध लड़ने पड़े, वो पाकिस्तान और चीन के कारण लड़ने पड़े। युद्ध की शुरुआत उन्होंने की, हमने कभी नहीं की। तो भारत सहिष्णु राष्ट्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को लेकर चलने वाला राष्ट्र है। लेकिन फिलहाल चीन की अपनी सोच है, चूंकि चीन तानाशाही राष्ट्र है, चीन जिद्दी राष्ट्र है, चीन लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं का पक्षधर राष्ट्र नहीं है। चीन में राष्ट्रीय मूल्य सरकार के राष्ट्रीय मूल्य न के बराबर है। वो तानाशाही प्रवृत्तियों पर शासित राज्य है, तानाशाही लक्षणों वाला राज्य है। इसलिए वो पूरे विश्व को उसी चश्मे से देखता है, उसी नजरिए से देखता है। जैसे उसकी साम्राज्यवादी, चीन अभी भी साम्राज्यवादी मानसिकता से निकल नहीं सका है। जैसे चीन की अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता है आज भी इस 21वीं शताब्दी में, चीन उसी तरीके से अन्य देशों की मानसिकता को भी समझता है, क्योंकि उसकी स्वयं की मानसिकता अत्यंत कुत्सित, घृणित और संकीर्ण है। इसलिए वो अन्य देशों को भी उसी मानसिकता से देखता है। जबकि भारत की मानसिकता बहुत सकारात्मक और बहुत सहिष्णु है। हम ना तो विस्तारवादी नीति लेकर चलते हैं, ना हम दूसरे की मातृभूमि पर हमला करने की नीति रखते हैं। हम अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं और दूसरों की मातृभूमि का भी सम्मान करते हैं। हमारा कल्चर यही रहा है। लेकिन फिलहाल चीन की अपनी अलग संस्कृति है, तो चीन उसी चश्मे से देखता है, उसी नजरिए से देखता है। इन परिस्थितियों ने भारत के लिए यह अवसर उत्पन्न किया है कि भारत चीन के द्वारा उत्पन्न होने वाली इन चुनौतियों का प्रत्युत्तर तैयार करे, रिस्पॉन्स तैयार करे। इस रिस्पॉन्स को मजबूती से व्यावहारिक धरातल पर लागू करने के लिए भी बंगाल की खाड़ी में, जहां चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इन सभी देशों में चीन अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तो ऐसे परिवेश में भारत को भी बंगाल की खाड़ी में शांति बनाए रखने के लिए, बंगाल की खाड़ी को चीन के बढ़ते हुए दबदबे प्रभाव से मुक्त रखने के लिए चिंतन करना होगा, प्रयास करना होगा। और बिम्स्टेक इस दिशा में एक बेहतर कदम होगा, बेहतर भूमिका होगी। तो ये पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि के कारण बिम्स्टेक की संकल्पना को अब हम तेजी से प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिम्स्टेक संगठन को हम तेजी से प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और उसे मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और अब तो उसे सार्क के विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि उसके एजेंडे में 5 साल तो सार्क नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि वह ना तो सार्क में पार्टिसिपेट करेगी, ना सार्क के प्रति कोई भी झुकाव रखेगी। ऐसी दशा में आपसी सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए कुछ तो कदम आगे बढ़ाने होंगे। तो एक तो तरीका है द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर बढ़ा जाए, लेकिन उसमें 2 ही देशों के बीच सहयोग होता है। अगर हम बहुपक्षीय सहयोग चाहते हैं, मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन चाहते हैं, तो उस मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए हमें कई देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस संगठन का नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, कि मल्टी सेक्टोरल है, बहुक्षेत्रीय है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी बंगाल की खाड़ी का इनिशिएटिव है, पहल है। किसके लिए? फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और आर्थिक सहयोग। तो तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय सहयोग के लिए यह बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव है, यानी बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश हैं उन
देशों का इनिशिएटिव है। तो अभी इसी साल 2021 में अप्रैल में मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है और उस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने चूंकि परिवहन और संचार की जिम्मेदारी भारत को दी गई है इस संगठन में, तो इसलिए परिवहन और संचार पर भारत ने अपना एक रोड मैप भी बनाया है और भारत ने बिम्स्टेक को आगे लेकर के बढ़ने के लिए तेज इच्छा प्रकट की है और रोड मैप बना लिया है। तो ये बिम्स्टेक के लिए पृष्ठभूमि है जिस कारण से हम लोग बिम्स्टेक को फोकस कर रहे हैं, बिम्स्टेक पर बल दे रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि बिम्स्टेक का गठन कैसे हुआ, किस तरीके से इसकी संरचना निर्मित हुई, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, कहाँ इसका मुख्यालय है, ये कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, हम लोग इस डिस्कशन की चर्चा कर लेते हैं। प्री से रिलेटेड भी इस डिस्कशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पार्ट, डिस्कशन का ये पार्ट आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जो बिम्स्टेक का गठन है, सबसे पहले गठन की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका गठन बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा 1997 के माध्यम से 6 जून की बात है, 6 जून 1997, 6 जून 1997 में बैंकॉक में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, बैंकॉक डिक्लेरेशन किया गया और उस बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से 4 देशों का संगठन स्थापित किया गया, BIST। इसको बिस्टेक कहा जाता था। ये था बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, बांग्लादेश, I फॉर इंडिया यानी भारत, S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड। तो और EC फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। 4 देशों ने, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने, 4 देशों ने आर्थिक सहयोग की स्थापना के लिए इस संगठन की नींव डाली। बैंकॉक में, थाईलैंड में देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और उन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र को स्वीकार किया, बैंकॉक डिक्लेरेशन को स्वीकार किया 6 जून 1997 को, और बिस्टेक ने जन्म लिया, बिस्टेक का विकास हुआ। लेकिन उसी साल 97 में ही इसमें M शामिल हो गया, यानी म्यांमार को भी जगह दे दी गई। सेम ईयर में ये बिम्स्टेक बन गया, इसमें म्यांमार को भी बाद में जोड़ लिया गया। इसमें म्यांमार को भी बाद में जोड़ लिया गया। तो शुरू में 4 देशों का संगठन था, फिर 1997 में ही ये 5 देशों का संगठन बन गया, क्योंकि 1997 के अंत तक इसमें म्यांमार भी शामिल हो गया। तो ये जो बिस्टेक था वो बिम्स्टेक बन गया। लेकिन अब इसमें 2004 में फिर से चेंज आया, 2004 में इसमें फिर से परिवर्तन आया और 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को शामिल कर लिया गया, क्योंकि नेपाल और भूटान भारत के परंपरागत सहयोगी राष्ट्र रहे हैं और दोनों की संस्कृति भी मिलती जुलती है। इसलिए जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी भूमिका निभाता है, शामिल होता है, वहाँ पर इन दोनों देशों को भी स्थान देना उचित समझता है। हालांकि नेपाल थोड़ा सा इस समय बहका हुआ है, चूँकि नेपाल के लोग बहके हुए हैं। मैं बहकने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ साम्यवादी दल की स्थापना हुई है चीन के प्रभाव से, और चीन के प्रभाव से साम्यवादी दल वहाँ सत्ता में है। और यकीन मानिए, जहाँ भी साम्यवादी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र में सत्ता होगी चीन के बाहर, चीन के प्रभाव से वह राष्ट्र धीरे धीरे विखंडित होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। उस राष्ट्र की कोई संस्कृति नहीं बचेगी।
वह राष्ट्र अपनी संस्कृति से विहीन हो जाएगा और चीनी संस्कृति उसे आच्छादित कर लेगी। तो नेपाल इस राह पर भटक चुका है। स्वाभाविक सी बात है, अगर वह अपनी मूल संस्कृति को और मूल अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है तो वहाँ के युवाओं को इस विषय पर चिंतन करना होगा, ध्यान देना होगा और चीन के प्रभाव से मुक्त होना होगा, अन्यथा समस्याएं भविष्य में बेहद गंभीर रूप धारण करेंगी। तो फिलहाल वह एक अलग विषय है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो 2004 में नेपाल और भूटान को भी इसमें जगह दे दी गई और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी को हिमालय की पारिस्थितिकी से भी, हिमालयन इकोलॉजी से भी कनेक्ट कर दिया गया। तो अब जो बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी थी, अब बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी हिमालयन इकोलॉजी से भी कनेक्ट हो गई, क्योंकि नेपाल और भूटान जो विशुद्ध हिमालयन स्टेट हैं, उन स्टेट्स को भी इसमें जगह दे दिया गया। तो ये एक सकारात्मक कदम था। नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद इसका जो नाम था, बिम्स्टेक तो पहले ही बन गया था म्यांमार के शामिल होने के बाद, लेकिन अब इसका जो एब्रिवेशन था, ये संक्षिप्त रूप था और इस संक्षिप्त रूप की जो व्याख्या थी वो बदल दी गई। अब तक इसे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते थे, लेकिन अब इसे 2004 में चेंज कर दिया गया, क्योंकि नेपाल और भूटान भी मेंबर हो गए। तो अब उसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो ये बिम्स्टेक के गठन का इतिहास है। इसी तरीके से बिम्स्टेक का गठन हुआ है। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय ढाका में स्थापित किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, आप जानते हैं। तो बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। और अब इसके मेंबर कौन हैं? 7 मेंबर हैं। अगर हम सदस्यों की बात करें तो सदस्यों को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं जो इसके मेंबर हैं। एक तो दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण एशियाई देश, और दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें भारत सबसे बड़ा देश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये स्थापना करने वाले सदस्य थे। इसके बाद फिर नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गया। तो 5 देश दक्षिण एशियाई देश हैं जो इसके सदस्य हैं। जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनमें 2 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। एक तो म्यांमार है और दूसरा थाईलैंड है। ये 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और इस तरीके से टोटल 7 मेंबर्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। अब कैसे काम करता है ये बिम्स्टेक और क्या उद्देश्य है बिम्स्टेक के गठन का, हम लोग उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे काम करता है? बिम्स्टेक के काम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है। और उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में, संस्थागत तंत्र में 5 इकाइयां शामिल की गई हैं। कौन कौन सी 5 इकाइयां शामिल की गई हैं, यानी किन 5 बातों पर बल दिया जाता है बिम्स्टेक की गतिविधियों में? पहला, शिखर सम्मेलन, जिसे समिट कहते हैं, एनुअल समिट इसे समिट के नाम से जाना जाता है। शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जो सरकार के प्रमुख हैं उन सरकार के प्रमुखों के द्वारा मिलकर होने वाला सम्मेलन। तो सरकार के प्रमुख मिलते हैं और मिलकर के उस सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। दूसरा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन विदेश मंत्रियों का होता है। जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपस में मिलते हैं
और एक इस आधार पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जो तीसरा संस्थागत तंत्र है वो वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन है। वरिष्ठ अधिकारी का सम्मेलन, इसमें क्या होता है, इसमें जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का जो सम्मेलन है, वरिष्ठ अधिकारियों का जो तंत्र है, इसमें जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आपस में कनेक्टेड होते हैं, बातचीत करते हैं और तमाम जो डॉक्यूमेंट है और विचार हैं वो साझा करते हैं। और जो चौथा महत्वपूर्ण तंत्र है वह है कार्यकारी समूह का, वर्किंग ग्रुप, कार्यकारी समूह का ग्रुप है। ढाका में स्थित है ये वर्किंग ग्रुप का समूह, और वर्किंग ग्रुप ढाका में स्थित है। और यह तय किया गया है कि प्रति माह जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की मीटिंग अवश्य आयोजित हो। तो चूंकि राजदूत का कार्यालय है ही वहाँ ढाका में सभी देशों के, तो जितने भी सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के, उन सदस्य देशों के राजदूत या उन राजदूतों के प्रतिनिधि, एम्बेसडर या उनके रिप्रेजेंटेटिव हर महीने मिलते हैं और इस तरीके से हर माह मिलकर के, प्रति माह मिलकर के वर्किंग ग्रुप की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये एक तरीका है, वर्किंग ग्रुप के माध्यम से ये रेगुलर होता रहता है, हर महीने होता रहता है, इससे ये एक्शन मोड में बना रहता है। और जो अंतिम संस्थागत तंत्र बनाया गया है वह है व्यापार मंच, बिजनेस फोरम और आर्थिक मंच, इकोनॉमिक फोरम। इस व्यापार मंच और आर्थिक मंच के माध्यम से इन देशों के बीच जो व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें साझा करने पर बल दिया जाता रहता है, उसे प्रोत्साहित किया जाता रहता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है और इस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। क्या पर्पज़ है बिम्स्टेक की स्थापना का, क्या उद्देश्य रहा है बिम्स्टेक की स्थापना के लिए? पहली बात तो यही मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल की खाड़ी के जो इर्द गिर्द देश हैं उन सभी देशों के बीच एक साझा सहयोग की संस्कृति स्थापित हो। क्योंकि कल्चरली हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे सामाजिक सहयोग की जो परंपरा रही है उस सामाजिक सहयोग की परंपरा को हम आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों तक आगे बढ़ा करके ले जाएं और शासन और सरकार के सभी क्षेत्रों में, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम आपस में सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। तो सामाजिक सहयोग करना, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, ये मुख्यतः प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि नेपाल और भूटान को भी शामिल किया गया है, इसलिए हिमालयन इकोलॉजी को हम बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनको भी आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात, हमने आपको बताया कि जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को हमने दो भागों में बांटा, एक दक्षिण एशियाई देश के रूप में और एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश के रूप में। तो इसके माध्यम से ये बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा, एक लिंकिंग पिन का काम करेगा, जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करेगा। तो बिम्स्टेक के माध्यम से जो दक्षिण एशियाई देश हैं उन दक्षिण एशियाई देशों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जोड़ा जा सकेगा। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो समूह है, संगठन है, उसे हम आसियान कहते हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, संघ है। तो इसके माध्यम से जो दक्षिण एशियाई देश है वो आसियान देशों के साथ भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि आसियान एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अनेक विकसित देश भी आसियान में शामिल हैं, इसलिए दक्षिण एशियाई देश आसियान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसका लाभ दक्षिण एशियाई देशों को
अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकता है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए भी बाजार आदि की बेहतर उपलब्धता हो सकती है। सहयोग और विकास की साझा संस्कृति विकसित की जा सकती है। तो इस बिम्स्टेक के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देशों और दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक पुल, एक संपर्क सूत्र की स्थापना की जा सकती है। यह उद्देश्य रहा है, यह पर्पज रहा है। यही कारण है कि सहयोग के बड़े व्यापक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। परिवहन, संचार, जलवायु परिवर्तन, मात्स्यिकी या फिशरीज, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक, समुद्री इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी इत्यादि सहयोग के बड़े व्यापक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, जिससे कि इन देशों के बीच व्यापार को भी वृद्धि दी जा व्यापार की भी वृद्धि की जा सके और सहयोग, आपसी सहयोग में भी वृद्धि हो सके। तो मुख्य ध्येय है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं या जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं या जितने भी इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उन सब के पीछे जो बेसिक रीजन है, उन सब के पीछे जो मूल धारणा है, वो आपसी सहयोग की है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़े, आपसी सहयोग बढ़े और आपसी सहयोग से सबकी समृद्धि बढ़े। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र है। जितने भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो इंटर रीजनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे यही कहानी है, यही मूल मंतव्य है, यही मूल मंत्र है कि आपसी सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि, साझा विकास पर बल दिया जाता है। क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर यह काम करता है, इनके सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो मेन एग्जामिनेशन के नज़रिए से जो हमारा डिस्कशन होगा कि क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है बिम्स्टेक को प्रमोट करने के लिए और क्या चुनौतियां हैं और सार्क की तुलना में ये कितना बेहतर साबित हो सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हम लोग बिम्स्टेक के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि बिम्स्टेक किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जब बैंकॉक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया सभी देशों के द्वारा, बैंकॉक डिक्लेरेशन को अपनाया गया, तो उस बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से बिम्स्टेक के सिद्धांतों को भी घोषित किया गया है, बिम्स्टेक के सिद्धांत भी वर्णित किए गए हैं। अर्थात यह संगठन किन सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा, उनकी रूपरेखा भी बना दी गई है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहली बात है क्षेत्रीय अखंडता, कि सभी देशों की अपनी प्रभुता और अखंडता है, इसलिए यह सभी देशों की प्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने पर बल देता है। तो बिम्स्टेक सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने पर बल देता है। दूसरी बात, अहस्तक्षेप और राजनीतिक स्वतंत्रता। एक दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों में कोई भी भूमिका नहीं निभाई जाएगी और न ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया जाएगा। अगर कोई देश किसी विषय को, किसी मुद्दे को अपना आंतरिक मामला घोषित कर देता है, तो जितने भी सदस्य देश हैं उस मामले में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जब तक कि वह देश ना चाहे, कोई भूमिका नहीं निभाएंगे जब तक कि वह देश ना चाहे। तो अहस्तक्षेप की नीति, अर्थात आंतरिक मामलों में कोई भी देश किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की है, संयुक्त राष्ट्र भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, ये पाकिस्तान के साथ उसका द्विपक्षीय मामला है, इसलिए कोई भी तीसरे देश को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। तो आंतरिक कोई भी देश अगर किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को, किसी भी विवाद को अगर अपना आंतरिक मामला घोषित कर देगा, तो जितने भी बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं वो उन देशों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी देश एक दूसरे में, एक दूसरे देशों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, जिससे कि उनका विकास हो सके
और उन देशों में शांति की स्थापना हो सके, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रयत्न करेंगे कि सभी देश शांति बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ अस्तित्व में बने रहें। बंधुत्व और भाईचारे को प्रोत्साहन दिया गया है। आपसी सम्मान, परस्पर सम्मान पर बल देना होगा। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 15 विदेश नीति के मामले में भारत सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा करता है। बिम्स्टेक के ये सिद्धांत उन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों से ही प्रेरित हैं, और उन सिद्धांतों में राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात का प्रतिपादन किया गया है, शांति और सुरक्षा की बात का प्रतिपादन किया गया है, और ये सारी बातें यहाँ बिम्स्टेक में दिखाई पड़ती हैं। तो सभी देशों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध होंगे, प्रत्येक देशों का सम्मान करना होगा, और सम्मान के साथ साथ समानता के साथ संबंधों की स्थापना करनी होगी, इक्वालिटी के साथ संबंधों की स्थापना करनी होगी, और सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। तो ये कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को सभी बिम्स्टेक के सदस्यों को, सदस्य देशों को फॉलो करना होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं, वे सभी सदस्य देश अच्छे तरीके से इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। इन सिद्धांतों के उल्लंघन के अवसर उत्पन्न नहीं किए हैं किसी भी देश ने। ये एक अच्छी बात है कि इन देशों के बीच एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सम्मान, इस प्रकार के भाव निरंतर बने हुए हैं। तो ये सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर बिम्स्टेक कार्य करता है। तो ये तो कुछ फैक्चुअल डिस्कशन था जो हम लोगों ने अभी किया। ये फैक्ट बेस्ड स्टडी थी, ये फैक्ट फाइल थी बिम्स्टेक की। अब इस बिम्स्टेक की फैक्ट फाइल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एनालिसिस के मुद्दे पर आते हैं कि भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्यों है, क्यों हम बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहे हैं, बिम्स्टेक की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, क्यों बिम्स्टेक हमारे लिए अब अधिक महत्व का हो रहा है। तो पहली बात, बहुत सारे घटक इसके लिए उत्तरदायी हैं, हम लोग एक एक बात का विश्लेषण करेंगे। पहली बात, जो समुद्री व्यापार है, उस समुद्री व्यापार का समुद्री व्यापार का मतलब समुद्र के रास्ते से होने वाला जो व्यापार है, उसका 1/4 भाग ये बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरता है। बे ऑफ बंगाल, बॉब लिख दिया हमने शॉर्ट में। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। भारत के व्यापार का बड़ा हिस्सा बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरता है। स्वाभाविक सी बात है कि इस व्यापारिक गतिविधि को संरक्षण देने के लिए भारत को समुद्री क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करना होगा। जबकि जो चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां हैं, क्योंकि चीन पहले व्यापारिक गतिविधि को बढ़ा रहा है देशों में, म्यांमार में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ही लगा हुआ उसका रखाइन प्रांत है, और रखाइन प्रांत में वह रोहिंग्या वहीं पर हैं, आप जानते हैं। और चीन ने म्यांमार में निवेश किया है, बड़ी मात्रा में निवेश किया है। जो चीन में आज सत्ता परिवर्तन हुआ, उस सत्ता परिवर्तन में जो आर्मी की नाराज़गी है म्यांमार की सरकार के साथ, उसका एक फैक्टर ये भी था, हालांकि वो एक अलग विषय है। तो चीन ने जितना निवेश किया है म्यांमार में, उसका निवेश का बड़ा हिस्सा रखाइन प्रांत में है, और वो बड़े शातिर दिमाग से उसने निवेश किया। क्यों? क्योंकि एक निवेश से उसने आसपास की पूरी भौगोलिक स्थिति को डिस्टर्ब कर दिया। चीन को लगा अगर किसी दूसरे भाग में निवेश करते हैं तो उस निवेश से केवल और केवल म्यांमार और चीन के बीच बात बन के रह जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि म्यांमार में निवेश भी हो जाए और आसपास के जो देश हैं वो डिस्टर्ब भी हो जाएं, क्योंकि चीन डिस्ट्रक्टिव मानसिकता का देश है, और चीन ने वही किया।
उसने निवेश के लिए रखाइन प्रांत को चुना, उस इलाके को चुना जहां रोहिंग्या रहते हैं, उसी इलाके में प्रपोजल दिया। और म्यांमार की सरकार भी रोहिंग्या को लेकर के परेशान रहती थी, उनसे भी मुक्ति पाना चाहती थी, उसने स्वीकार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से बड़ी मात्रा में रोहिंग्या को विस्थापित करना पड़ा। रोहिंग्या भागे तो कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश जाएंगे और भारत आएंगे। तो चीन ने अपने विकास के नाम पर उठाए गए कदम से उसने बांग्लादेश को भी डिस्टर्ब किया, उसने भारत को भी डिस्टर्ब किया, और जानबूझकर किया। ये जानबूझकर किया गया कदम है, जिससे कि बात तो ये हो, ऑन पेपर तो ये कहा जाए कि भाई चीन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो तो विकास की बात करता है हमेशा, और यहाँ भी विकास की बात कर रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे उसकी जो सोच है वो बेहद कुटिल, बेहद कुत्सित और लोमड़ी जैसी चालाकी से भरी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चीन की एक्टिविटीज हैं वो इन पड़ोसी देशों में भी बहुत सकारात्मक लक्षणों वाली नहीं है। अभी क्वाड के मुद्दे पर चीन ने जिस तरीके से बांग्लादेश को धमकी दी, आपने शायद पढ़ा होगा, भारत ने बांग्लादेश को क्वाड में, क्वाडिलैटरल जो ग्रुप है उसमें शामिल करने की बात रखी कि जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को लेकर के जो क्वाड बना है, उस क्वाडिलैटरल में, उस क्वाड में बांग्लादेश को भी शामिल कर दिया जाए। जैसे ही चीन तक ये बात पहुंची, चीन नाराज हो गया और उसने बांग्लादेश को धमकी दे डाली, धमकी भी दे डाली उसने बांग्लादेश को। हालांकि बाद में फिर लिपापोती शुरू कर दी वहाँ के विदेश मंत्रालय ने, उन सब लोगों ने कि भाई मेरा लहजा मेरा जो था वो चेतावनी देने वाला था, वो धमकी देने वाला नहीं था, क्योंकि बात तो फिसल गई, बात तो कह दी उसने गुस्से में। तो ऐसी दशा में चीन किसी भी राष्ट्र का हितैषी नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी से होने वाला जो समुद्री व्यापार है, उस समुद्री व्यापार को अगर हमें बचाना है, उस समुद्री व्यापार की सुरक्षा करनी है, चीन की कुदृष्टि से बचाना है, तो हमें बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द के जो देश हैं उनके बीच एक बेहतर सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो पहली बात। दूसरी बात, जो डेटा है इस बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक में लगभग 22% पॉपुलेशन निवास करती है वर्ल्ड की, यानी लगभग एक चौथाई, लगभग एक चौथाई, 22% है, तो एक चौथाई से बस थोड़ी ही कम है। तो जो बिम्स्टेक देश हैं, उन बिम्स्टेक देशों में विश्व का 22% पॉपुलेशन, विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और जो बिम्स्टेक का वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, उस इस समय विश्व जीडीपी में लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान है। यह इसका वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। विश्व की कुल जीडीपी का, वर्ल्ड की कुल जीडीपी का 2.7 ट्रिलियन डॉलर जो व्यापार कारोबार है, आर्थिक भागीदारी है, वो इस बिम्स्टेक की भागीदारी है। और इन कारणों से जो बिम्स्टेक समूह की उपयोगिता है वो अपने आप में बढ़ जाती है। बिम्स्टेक अन्य देशों के लिए एक बड़ा बाजार भी है, क्योंकि 22% पॉपुलेशन कवर करता है, क्योंकि भारत इसमें शामिल है और भारत की पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इन आंकड़ों के कारण उपयोगिता अधिक है। अभी तो हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दों पर कि हमें आसपास के क्षेत्र को चीन के बढ़ते प्रभाव से मुक्त करना है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। हैबनटोटा के बारे में आप जानते हैं, जहां चीन ने अपना बंदरगाह बना लिया है, व्यापारिक बंदरगाह बनाया है। नौसैनिक बंदरगाह बनाने की योजना थी, फिलहाल भारत सरकार की पहल पर श्रीलंकाई सरकार ने उसे नौसैनिक बंदरगाह बनाने के लिए अनुमति नहीं दी, जबकि श्रीलंकाई सरकार पहले इस बात पर सहमत हो चुकी थी। तो चीन ने जितने भी भारत के इर्द गिर्द देश हैं, म्यांमार में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, इन तीनों देशों में चीन ने विकास के नाम पर भारी निवेश किया है। वहाँ वो कॉलोनी बना रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है, पोर्ट
बंदरगाह डेवलप कर रहा है। इस प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चीन ने इन सभी देशों में तेजी से प्रारंभ की है। स्वाभाविक सी बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट इन देशों में चीन ने किया है, भारत ने नहीं किया है उतना। ऐसी दशा में इन देशों पर चीन का प्रभाव ज़्यादा न बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये देश चीन पर भविष्य में अपनी निर्भरता कम कर सकें धीरे धीरे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बिम्स्टेक को मुख्य धारा में लाना होगा। अन्यथा अगर इन देशों में चीन का प्रभाव बढ़ेगा तो यह भारत के लिए अत्यंत संकट का विषय बनेगा, अत्यंत चुनौती का विषय बनेगा। केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि इन सभी देशों के लिए भी बनेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीन इन देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा लेगा, ऋण जाल में फंसा लेगा। डेट ट्रैप का मतलब है, ऋण जाल का मतलब है कि जितना उधार दिया उस उधारी को चुकता करने का सामर्थ्य न रह जाए और उस उधारी को चुकता करने के लिए उधार लेना पड़ जाए, उस उधारी को चुकता करने की सामर्थ्य खत्म हो जाए और उस उधारी को चुकता करने के लिए उधार लेना पड़ जाए, तो यह स्थिति ऋण जाल की स्थिति कहलाती है, डेट ट्रैप की स्थिति कहलाती है। तो चीन सभी देशों को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश में है, इसीलिए वो डेवलपमेंट के नाम पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, भारी निवेश करता है, जिससे विभिन्न देशों को डेट ट्रैप में फंसाया जा सके और डेट ट्रैप में फंसा करके उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा सके, उनके भूमि पर कब्जा किया जा सके। यही चीन की भावी रणनीति है। इसलिए अगर हमें अपने आसपास के देशों को चीन की इस नीति से बचाना होगा, चीन की इस मंशा से बचाना होगा, तो हमें अपने पड़ोसी देशों के सहयोग को, आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा, आगे लेकर के चलना होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत हमारे लिए बहुत सेंसिटिव रहा है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि 40 से ज़्यादा उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर भारत में रहे हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता उत्पन्न की है। पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी सीमा है, 98% सीमा इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। केवल 2% की सीमा भारत से मिलती है, नॉर्थ ईस्ट की केवल 2% की सीमा, वही जो सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है, पतला दुबला सा, 2% की सीमा है केवल वो नॉर्थ ईस्ट की, जो भारत से मिलती है। हालांकि ये बेहद गलत बात थी, हमने जो देश का बंटवारा किया वो बेहद गलत तरीके से किया। ये सीमा 2% के बजाय उसको थोड़ा चौड़ा भी किया जा सकता था, लेकिन अब ठीक है, हमारे पूर्व के नेताओं ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया, उसका दुष्परिणाम आज हम उठा रहे हैं, उसके गलत प्रभाव और परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, वो इतिहास की बात है, उसकी समीक्षा करना यहाँ ठीक नहीं है। तो जो चिकन नेक है, उस चिकन नेक के केवल 2% से भारत की सीमा मिलती है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना है कि अगर वो भूटान पर कब्जा कर ले, छोटा सा देश है, जब चाहेगा कर लेगा, और शुरुआत कर दी है उसने, क्योंकि भूटान की संसद में अब वामपंथी लोग चुनकर पहुंचने लगे हैं, और वो वामपंथी हैं कौन? जिनको चीन फंडिंग करता है, जिनको चीन पैसा देता है। तो चीन के प्रभाव से भूटान में वामपंथी दल का उदय हुआ है और वे वामपंथी लोग भूटान की संसद में भी चुनकर पहुंच गए हैं। ये बेहद चिंता की बात है। अगर भूटान को अपनी संस्कृति को खत्म करना है तो वहां के युवाओं को चीन के प्रति रुझान रखना होगा, और अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो चीन के प्रभाव से बने साम्यवादी दल से दूर रहना होगा, साम्यवादी विचारधारा से दूर रहना होगा, क्योंकि यह विचारधारा राष्ट्र को खंडित करने वाली है, संस्कृति को खंडित करने वाली है, समाज को खंडित करने वाली है। यह अनैतिक विचारधारा है। तो चीन ने जिस तरीके से भूटान में सेंधमारी करनी शुरू की है वो बेहद चिंता की बात है। दूसरी ओर जो डोकलाम का मुद्दा, जो चुंबी घाटी, सिक्किम और भूटान के बीच की जो चुंबी वैली है, उस चुंबी घाटी में डोकलाम एक पठार है, और उस डोकलाम पर चीन की सेनाएं अपना परमानेंट कैंप बनाना चाहती थी, अस्थायी बेस बनाना चाहती थी। लेकिन भारत ने इसके विरुद्ध आपत्ति प्रकट की और भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने 75 दिनों तक, 75 डेज तक डटी रही।
उसके बाद चीन की सेनाओं ने वापस जाने का फैसला किया। विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन चीन ने शातिराना हरकत नहीं छोड़ी, क्योंकि चीन डोकलाम से थोड़ा पीछे जाकर के उसने अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जारी रखा है, जिससे कि मौका मिलते ही कभी भी भविष्य में डोकलाम को वो कैप्चर कर सके। और अगर वो डोकलाम को पर अपना सैन्य बेस बना लेता है तो डोकलाम से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी है वो महज 50 किलोमीटर की दूरी है, और युद्ध के लिए 50 किलोमीटर की दूरी कुछ नहीं होती। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना पतला दुबला कॉरिडोर है जो भारत को, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, वो कहीं कहीं महज 20 किलोमीटर चौड़ा है। तो चीन की ये दीर्घकालीन मंशा है, दीर्घकालीन योजना है कि अगर वो डोकलाम पर बैठ करके जब चाहेगा वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेगा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देगा, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देगा। तो चीन की महत्वाकांक्षी योजना, चीन की महत्वाकांक्षी योजना, चीन की भावी योजना नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की है। और इसी रणनीति के तहत वह पूरी तरह से घेराबंदी कर रहा है। चीन की जो 5 फिंगर पॉलिसीज हैं उसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो माओ त्से तुंग ने 5 फिंगर पॉलिसी दी थी। तो आप लोग उसे एक बार जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे चीन की जो कुटिल सोच है, जिस सोच के साथ चीन आगे बढ़ रहा है, वो क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो चूंकि पूर्वोत्तर को चीन भारत से अलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसीलिए विकास के नाम पर वो भारत को चारों ओर से घेर रहा है। इसलिए हमारे लिए अपने पूर्वोत्तर को बचाना बेहद चुनौती भरा कार्य है। इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से हमें म्यांमार, थाईलैंड यानी आसियान के देशों से अपना संपर्क बनाना ही होगा, क्योंकि जो 1643 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार से मिलती है नॉर्थ ईस्ट की, इधर बांग्लादेश की सीमा नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। तो बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों देशों की सीमा नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। भूटान की भी मिलती है, लेकिन भूटान तो हमारा मित्र देश है, पारंपरिक मित्र देश है। तो ऐसी दशा में इन सभी देशों को लेकर के हमें एक आपसी सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट पर चीन के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से नॉर्थ ईस्ट की रक्षा कर सकें, पूर्वोत्तर भारत का विकास कर सकें, पूर्वोत्तर भारत की रक्षा कर सकें, पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहतर पहुंच की स्थापना कर सकें। यही कारण है कि भारत ने इस पूर्वोत्तर भारत के हिस्से को ध्यान में रखते हुए अपनी नई नई योजनाएं चलाई हैं। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो 1992 में शुरू हुई थी, अब वो बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई 2015 में। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भारत सरकार ने अपना लिया है। नेबर फर्स्ट, पड़ोसी देश पहले, सबसे पहले नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया गया है। साथ ही साथ एक्ट ईस्ट के माध्यम से, अभी तक पूर्व की ओर देखो था, अब पूर्व के लिए कार्य करो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया गया है, जिससे दक्षिण पूर्वी देशों के साथ हमें ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से, ज़्यादा एक्टिव तरीके से रिलेशन बनाने हैं। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इन दक्षिण पूर्वी देशों से आगे बढ़ाते हुए उधर जापान तक भी ले जाना है। तो इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हमें बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द के जो देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी देशों के लिए, भारत के लिए प्रवेश द्वार कहे जा सकते हैं, इन देशों के साथ हमें बेहतर संबंधों की स्थापना करनी होगी। इसलिए बिम्स्टेक पर बल दिया जा रहा है और इन बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए भी जा रहे हैं। जैसे त्रिपक्षीय राजमार्ग की घोषणा की गई है, यह भारत को थाईलैंड से जोड़ता है म्यांमार होते हुए। तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों देशों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना से। ये एक बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना होगी, जिसमें भारत, म्यांमार और थाईलैंड आपस में सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। दूसरा, कालादान
प्रोजेक्ट बनाया गया है। बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी है, ये मिज़ोरम है और ये कोलकाता है। इस कोलकाता से हुगली नदी से बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से आकर के, और जो म्यांमार का सितवे है, ये 539 किलोमीटर, यहाँ म्यांमार का सितवे बंदरगाह है। इस सितवे बंदरगाह को भारत ने डेवलप किया है और ये कलकत्ता से लेकर के हुबली नदी, पहले कलकत्ता से हुबली नदी के नाते हुबली नदी होते हुए बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से फिर सितवे तक ये जोड़ने की योजना है, जिसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहले नदी के रास्ते कलकत्ता से आया गया, हुबली नदी के रास्ते, फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, फिर सितवे से आगे बढ़ेंगे जोरिन तक, जो म्यांमार और मिजोरम की जो का बॉर्डर है, वहाँ तक जाने के लिए कालादान नदी है। ये कालादान नदी का यूज़ करेंगे, फिर हाईवे का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद पलटवा तक कालादान नदी का यूज़ करेंगे, पलटवा के आगे बॉर्डर तक, भारत के बॉर्डर तक हाईवे का यूज़ करेंगे, फिर मिज़ोरम में आइजवाल तक, फिर 100 किलोमीटर लंबा हाईवे है। तो इस तरीके से, और फिर रेल नेटवर्क को भी उसमें कनेक्ट करने का प्रावधान भी किया गया है। तो कई तरीके हैं परिवहन के, चूँकि कई तरीके हैं परिवहन के, इसलिए ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। परिवहन के कई तरीके हैं, इसलिए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। तो ये जो कालादान प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो कालादान प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एक नया तरीका खोज लिया है। क्योंकि जो इधर चिकन नेक से जोड़ने का तरीका है, ये केवल पतला दुबला तरीका है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जोड़ने का जो साधन है वो बेहद पतला दुबला साधन है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के साथ जोड़ना और नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ने के लिए अन्य रास्तों की तलाश करना, इस दिशा में यह प्रोजेक्ट बहुत कारगर साबित होने वाला है, भविष्य में बहुत प्रभावी होने वाला है। हालांकि एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो सितवे है ये रखाइन प्रांत में है, रखाइन प्रांत में है, और रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं का प्रभाव ज़्यादा है और रोहिंग्याओं के अनेक आतंकी संगठन हैं, जैसे अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, या और रोहिंग्या के करीब आधा दर्जन आतंकी संगठन है। सबके नाम तो मुझे नहीं याद आ रहे हैं, एक एक करके अजीबोगरीब नाम है। आरिफ है, अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट है। तो इस तरीके से कई सारे संगठन हैं, सैल्वेशन आर्मी है इनकी। तो यहाँ रोहिंग्याओं के कई सारे आतंकी संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, और ये केवल इस क्षेत्र में वर्क नहीं करते बल्कि वे म्यांमार के जंगलों के रास्ते ये भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। ये जो रोहिंग्याओं के आतंकी संगठन हैं, रोहिंग्याओं के इन आतंकी संगठनों को लश्कर तैयबा जैसे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं, वे पाकिस्तान के आतंकी संगठन इन्हें संसाधन, हथियार, गोला बारूद, तस्करी के सामान, ये सब उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ये इसकी सुरक्षा भविष्य में एक चिंता का विषय रहेगी। हालांकि बेहतर तरीके से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है, तो ये बेहतर साबित होगा। ये जो कालादान परियोजना है ये एक बेहतर विकल्प साबित होने वाली है नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी के अलावा ये दूसरा रास्ता हमें मिल जाएगा। तो सिलीगुड़ी के रास्ते जब हम मणिपुर, मिज़ोरम, इन सब क्षेत्रों में माल पहुंचाते थे, माल की ढुलाई करते थे, तो काफ़ी महंगा पड़ता था, काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, समय भी बहुत लगता था पहाड़ी रास्तों से होकर के। लेकिन अब इस समुद्री रास्ते से होकर के हम जाएंगे, बढ़िया हाईवे हैं, अच्छे रास्ते हैं, तो फिर हमारी लागत भी कम हो जाएगी,
हमारी पहुंच भी अच्छी हो जाएगी और ये नॉर्थ ईस्ट के इन दूरस्थ इलाकों को हम बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ म्यांमार का भी सहयोग हमें मिलता रहेगा, क्योंकि म्यांमार हो करके हम यहाँ मिजोरम में एंट्री लेंगे। तो ये जो भूमिका है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की, इस भूमिका को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें बिम्स्टेक को फोकस करना होगा, क्योंकि बिम्स्टेक भी आपसी सहयोग और साझेदारी पर ही बल देने वाला है। इसके अलावा भारत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या, एक तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा की समस्या है, आंतरिक सुरक्षा की समस्या है, जो उग्रवादी घटक हैं। ये उग्रवादी घटक म्यांमार की सीमा पर, जो भारत और म्यांमार की सीमा पे जो जंगल हैं, उन्हीं जंगलों में कैंप बना के रहते हैं। उन कैंपों में रहने वाले उग्रवादी संगठनों को पाकिस्तान भी मदद करता है, चीन से भी मदद मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि म्यांमार की मदद के बिना हम उनको काउंटर नहीं कर सकते, तो वहाँ भी हमें म्यांमार की मदद चाहिए। इसके अलावा भारत गोल्डन ट्रायंगल में बसा हुआ है। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इधर लाओस है, ये थाईलैंड है और ये म्यांमार है। एक तिकोना स्पेस, तिकोना सा भौगोलिक एरिया है, ट्रायंगल का भौगोलिक एरिया है, जहाँ राइट साइड में लाओस, लेफ्ट में म्यांमार और नीचे के एरिया में थाईलैंड बसा हुआ है। और ये जो ट्रायंगल एरिया है, ये अफीम उत्पादन का, ओपियम उत्पादन का और ओपियम एक्सपोर्ट का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं ना, भारत, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच फंसा हुआ है, सैंडविच बना हुआ है। गोल्डन क्रीसेंट मतलब वो अफगानिस्तान वाला इलाका, अफगानिस्तान और ईरान वाला इलाका, जो ओपियम के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का क्षेत्र है, तो वो अर्धचंद्राकार है, उसको गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं। और ये जो इलाका है, ये ट्रायंगुलर क्षेत्र है। लाओस राइट साइड है, बेस में इसके थाईलैंड है और लेफ्ट साइड में म्यांमार है। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगुलर क्षेत्र है, ये अफीम के उत्पादन का और एक्सपोर्ट का एक बड़ा क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि मादक पदार्थों का व्यापार, ये तो मादक पदार्थों के कारोबार का क्षेत्र है, लेकिन हम जानते हैं कि केवल मादक पदार्थों का कारोबार ही नहीं होता, बल्कि अवैध तस्करी भी होती है, हेरोइन की अवैध तस्करी होती है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम से मादक पदार्थों की भारत में होने वाली तस्करी के लिए यह क्षेत्र संवेदनशील रहा है। अगर हम इस मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण करना चाहते हैं, इस पर रोक लगाना चाहते हैं, तो हमें इन देशों के साथ कोऑपरेट करना होगा, इन देशों के साथ भागीदारी करनी होगी, क्योंकि अकेला एक देश मिलकर के जो तस्करी का नेटवर्क है उससे नहीं निपट सकता, क्योंकि तस्करी का नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, और उस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में उसी देश के लोग शामिल होते हैं और बड़े प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं, राजनेता भी शामिल होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल। बिना इनकी मिलीभगत के तस्करी नहीं हो सकती। बहुत सीधी सी बात जान लीजिए आप, बहुत सीधी सी बात आप जान लीजिए कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत नहीं होगी, उनका सहयोग नहीं मिलेगा, उनका संरक्षण नहीं मिलेगा, तो कोई भी तस्करी की घटना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि सरकार इतनी समर्थ है, पुलिस इतनी समर्थ है कि उसकी मर्जी के बिना परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मैं आपको इस बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने जिलाधिकारी पद पर अपने कमेंट दिए, बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने, जिलाधिकारी के रोल के बारे में उन्होंने जब अपने कमेंट दिए, तो उनका जो स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम लोग पब्लिक एड में पढ़ते हैं, पब्लिक एड में जब जिलाधिकारी पढ़ाते हैं, डीएम पढ़ाते हैं, एसपी पढ़ाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का विवाद पढ़ाते हैं, तो हम लोग जिलाधिकारी के बारे में रैमजे मैकडोनाल्ड के इस स्टेटमेंट को बताते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि जिलाधिकारी को जिले की प्रशासन की नब्ज पर, नब्ज मतलब यहां जो पल्स चलती है, ये नब्ज है, हाथ की नब्ज कहते हैं ना, डॉक्टर वैद्य पकड़ करके और सारी बीमारी बता देता है। तो जिलाधिकारी को जिले की प्रशासन की नब्ज पर इस प्रकार उंगली रखनी चाहिए, इस प्रकार उंगली रखनी चाहिए कि उसकी जानकारी के बिना जिले में एक गौरैया तक मरनी नहीं चाहिए। गौरैया, स्पैरो,
स्पैरो यानी गौरैया एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा पक्षी होता है, तो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहा है, तो हम लोग उसके संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि जिले के जिलाधिकारी को जिले के प्रशासन पर नब्ज पर इस प्रकार हाथ रखनी चाहिए जिससे कि उसकी जानकारी के बिना जिले में एक गौरैया तक भी मरनी नहीं चाहिए। यह दिखाता है कि जिले के प्रशासन पर कितना बड़ा होल्ड होता है जिलाधिकारी का। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण पर पुलिस का, यदि पुलिस चाह ले तो जिला अपराध मुक्त हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, लेकिन वो विषय नहीं है पढ़ाने के लिए। लेकिन जब पब्लिक एड में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये सारी केस स्टडीज़ बताते हैं कि वास्तव में बहुत सारे अधिकारियों ने, बहुत सारे IAS अधिकारी थे, IPS अधिकारी थे, जिन्होंने जिले को अपराध मुक्त घोषित करके दिखाया। लेकिन जैसे ही जिला अपराध मुक्त हुआ, इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिया गया उनका, इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जिला अपराध मुक्त हो गया तो तस्करी कैसे होगी, कालाबाजारी कैसे होगी, जमाखोरी कैसे होगी, चोरी कैसे होगी, हत्याएं कैसे होंगी, डकैती कैसे होगी, अपराध तो रुक जाएंगे ना। और बहुत बड़ा कारोबार है ये अपराध और संगठित अपराध का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा कॉकस है। नतीजा ये होता है कि जैसे जिलाधिकारियों ने या पुलिस अधीक्षकों ने अच्छे परिणाम दिए, उन्हें इमीडिएट वहां से हटा दिया गया, तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री का आदेश आया और उन्हें तुरंत वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ये आदमी अच्छा नहीं है, ये जिले को अपराध मुक्त बना देता है। ये मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, ये मैं साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं, ये मैं उदाहरण के आधार पर कह रहा हूं। हमारे देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो एनीवे, हम कनेक्ट कर रहे थे इस बात को लेकर के कि अगर सभी देश इस बात के लिए कड़ी प्रतिबद्धता प्रकट करें, सरकारें कठोर प्रतिबद्धता प्रकट करें, तो उस प्रतिबद्धता के साथ जो मादक पदार्थों की तस्करी है वो रोकी जा सकती है। क्योंकि केवल मादक पदार्थों की तस्करी नहीं होती, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का नेटवर्क होता है, संगठित आपराधिक समूह होता है, वो इस ड्रग की तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी के साथ साथ हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करता है। और मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाली आय आतंकवादियों, उग्रवादियों की आय का बड़ा स्रोत होती है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कहता है कि अगर हमें आतंकवादियों की बैकबोन तोड़नी है तो हमें मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना होगा, क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी से जो होने वाली आय है वही उनकी बैकबोन है, वही उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो अगर हमें भारत में वाम उग्रवाद की आर्थिक कमर तोड़नी है, आतंकवाद की आर्थिक कमर तोड़नी है, तो हमें मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना होगा। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये जो सुनहरा त्रिकोण है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार वाला, जहां से मादक पदार्थों का व्यापार कारोबार होता है और वो तस्करी का रूप भी ले लेता है, हमें लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और भारत, इन सभी देशों को आपस में मिल करके एक कठोर, एक प्रभावी नेटवर्क विकसित करना होगा, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। साथ ही साथ हमें आपसी देशों का, आप जितने भी आसपास के देश हैं उन देशों का एक संगठन भी तैयार करना होगा। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन था और सार्क के माध्यम से इन सभी देशों ने विकास की पटकथा लिखने की शुरुआत की। लेकिन यह पटकथा बड़ी उतार चढ़ावों से भरी रही और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल नहीं रही। इसलिए बिम्स्टेक को अपने इन अनुभवों के आधार पर सभी सहयोगी राष्ट्रों के विकास के एक सशक्त साधन के रूप में डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चूंकि हमने ये मंशा बना ली है कि सार्क हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, क्योंकि सरकार ने आते ही घोषणा कर दी कि भाई हम जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उस 5 साल के कार्यकाल में सार्क हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। यानी ना तो हम सार्क की बैठकों में शामिल होंगे, ना तो हम सार्क को आगे बढ़ाएंगे।
तो इसका मतलब है कि हमने सार्क की उपेक्षा कर दी है। लेकिन हमें एक क्षेत्रीय संगठन तो चाहिए जिससे कि हम आपसी विकास के लिए साझा सहयोग सुनिश्चित कर सकें। तो सार्क के जाने के बाद अब हमारे पास विकल्प के रूप में बिम्स्टेक ही बचता है। लेकिन बिम्स्टेक एक मजबूत विकल्प है। विकल्प ही बचता है ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि ये कहना होगा कि सार्क की तुलना में बिम्स्टेक एक मजबूत विकल्प है। क्यों मजबूत विकल्प है? हालांकि हमने इसमें कुछ खोया भी है, क्योंकि मालदीव खोया है, अफगानिस्तान खोया है, ये भी सार्क में मेंबर थे। और लेकिन पाकिस्तान का बिम्स्टेक में ना होना, क्योंकि बिम्स्टेक की बात है तो उसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के ना होने से बिम्स्टेक विवाद रहित रहेगा, विवाद रहित रहेगा। इसलिए बिम्स्टेक अपने सहयोगी राष्ट्रों के लिए साझा विकास की साझी रणनीति बनाकर प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकने के लिए कार्य कर सकेगा। सामरिक दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रीय संगठनों का अपना अपना महत्व होता है। स्ट्रेटेजिक तरीके से सभी क्षेत्रीय संगठनों का अपना अपना महत्व होता है, जो भी बनाए जाते हैं किसी भी देश को लेकर के। बिम्स्टेक का भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्व है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ें। जो भारत या भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन्हीं राष्ट्रों की सैन्य गतिविधियां इस क्षेत्र में मौजूद रहें। यही भारत और उन सभी राष्ट्रों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए बिम्स्टेक के अतिरिक्त जो अन्य देश हैं, उन देशों की भूमिका बंगाल की खाड़ी में नगण्य हो, न के बराबर हो, यह सुनिश्चित करना होगा। यह सुनिश्चित करना हमारे लिए सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगा। और इसलिए भी बिम्स्टेक को बढ़ावा देकर के हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक का महत्व अनेक डायमेंशन को इंक्लूड करता है, बहुआयामीय प्रभाव वाला है, बहुपक्षीय प्रभाव वाला है। और यही कारण है कि अब बिम्स्टेक को निरंतर प्रमोट किया जा रहा है। जब 2019 में नई सरकार का गठन हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। जब पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब भी उन्होंने विदेशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। तब उन्होंने सार्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, पाकिस्तान के प्रतिनिधि को ही बुलाया गया था। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा दोहरे चरित्र वाला देश रहा, दोहरी चाल हमेशा चलता रहा। तो फिर जब उनको दूसरा कार्यकाल मिला, 2019 में पुनः नई सरकार बनी, तो उन्होंने बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह आमंत्रण यह दिखाता है कि सरकार बिम्स्टेक को लेकर के कितनी संवेदनशील और कितनी गंभीर है, और वह बिम्स्टेक को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। उसी के कुछ ही दिनों के बाद भारत के विदेश मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि सार्क हमारे एजेंडे में नहीं है। सार्क के साथ कुछ इश्यूज हैं, सार्क के साथ कुछ मुद्दे हैं, इसलिए हम सार्क के साथ आगे नहीं जाना चाहते। हम बिम्स्टेक को लेकर के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बिम्स्टेक को लेकर के बेहद आशावादी हैं। इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि बिम्स्टेक का महत्व नित्य प्रति बढ़ने वाला है, निरंतर बढ़ने वाला है। लेकिन एक और तो बिम्स्टेक हमारे लिए केंद्रीय महत्व का विषय है। हमारी सुरक्षा के लिए, सामरिक दृष्टिकोण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साझे सहयोग के लिए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए चीन के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने के लिए। दूसरी ओर बिम्स्टेक को लेकर के जो प्रगति रही वो बहुत अच्छी नहीं रही। इसलिए अब हम चुनौतियों की बात कर लेते हैं कि क्या चैलेंजेस रहे हैं बिम्स्टेक की भूमिका में, बिम्स्टेक की कार्यवाहियों में क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या चुनौतियां रही हैं। एक एक करके हम उन चुनौतियों की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी चुनौती
1997 से बिम्स्टेक का गठन हुआ है, लेकिन अब तक बिम्स्टेक के केवल और केवल 4 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। 2020 तक केवल 4 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए। यह निराशाजनक बात है। यह प्रदर्शित करता है कि बिम्स्टेक को लेकर के हम जितने आशावादी रहे हैं, हमने विगत वर्षों में उतने प्रगतिशील तरीके से कदम नहीं उठाया, गतिशील तरीके से कदम नहीं उठाया। हाँ, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, अधिकारियों की मीटिंग, वर्किंग ग्रुप, ये सब चलता रहा है, लेकिन जो समिट होता है, जो शिखर सम्मेलन है, वो शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। ये एक कमजोरी दिखाता है। लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर के संवेदनशील है और बिम्स्टेक के सारे सदस्य इस बात को लेकर के संवेदनशील नज़र आ रहे हैं। इसलिए लगता है कि भविष्य में अब इस प्रकार की त्रुटियां रिपीट नहीं होंगी। फिलहाल ये भविष्य का विषय है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब इस प्रकार की गलतियां रिपीट नहीं होंगी। दूसरी बात, जो बिम्स्टेक के देश हैं उनमें कुछ द्विपक्षीय विवाद भी हैं कुछ देशों के बीच, जैसे म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा का विवाद है। रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर के म्यांमार और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत भी आते हैं, लेकिन भारत के साथ विवाद नहीं है, क्योंकि हम विवाद चाहते ही नहीं। जब तक कि दूसरा ही करता है, हम तो करते नहीं। तो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर के विवाद रहा है। तो जो बिम्स्टेक के समूह देश, बिम्स्टेक समूह के सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के कुछ मुद्दों पर आपसी विवाद भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, इस विवाद के से परे जो बिम्स्टेक का एजेंडा तैयार किया गया है, उस एजेंडे में यह कहा गया है कि बिम्स्टेक के सदस्य देश आपस में, बिम्स्टेक के सदस्य देश आपस में द्विपक्षीय विवादित मुद्दों को नहीं उठाएंगे। जो उनके द्विपक्षीय विवाद हैं वे अलग से सुलझाए जाएंगे, वो बिम्स्टेक उनको उठाने का मंच नहीं होगा। ये बेहद अच्छी बात है, जबकि सार्क में ऐसा नहीं था। सार्क में हमेशा पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता था, बिना उसकी कहानी ही पूरी नहीं होती थी, उसकी बैठक ही पूरी नहीं होती थी। तो जबकि ये अच्छी बात है कि बिम्स्टेक ने ये घोषणा की है, बिम्स्टेक ने ये तय किया है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से कोई भी आपसी द्विपक्षीय मुद्दों को बिम्स्टेक के मंच पर नहीं लाएगा, जिससे कि बिम्स्टेक निर्बाध तरीके से, अबाध तरीके से चलता रहे। अगली बात, सभी देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए, जैसे सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता था। बिम्स्टेक देशों के बीच अभी तक मुक्त व्यापार समझौता साकार रूप नहीं ले सका है, और उम्मीद है जल्दी ही ले लेगा। भविष्य में जल्दी लेने की उम्मीद है। तो आगे जब कुछ दिनों के बाद आप सुनेंगे तो हो सकता है ये साकार रूप ले चुका हो, लेकिन अभी तक यह साकार रूप नहीं ले सका है। ये चिंता की बात है। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड, वो आसियान के भी मेंबर हैं और बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। विगत वर्षों के ये अनुभव दर्शाते हैं, पुराने अनुभव ये दर्शाते हैं कि उन्होंने आसियान पर ज़्यादा फोकस किया है बजाय बिम्स्टेक के। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बिम्स्टेक की जो बैठकें हैं वो बहुत रेगुलर नहीं रही। 4 ही शिखर सम्मेलन हुए 97 से लेकर के 2020 तक, जबकि आसियान बड़ा रेगुलर मंच रहा है तमाम मुद्दों को उठाने के लिए और काम करने के लिए। आसियान ने ही मिल करके RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, जिसमें शुरुआती दौर में ये था कि भारत शामिल होगा, लेकिन भारत ने 2020 में रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि वो RCEP में शामिल नहीं होगा, नहीं बनना चाहता RCEP का हिस्सा। क्यों? क्योंकि चीन उसमें बड़ा भागीदार है और चीन की वजह से जो मुक्त, जो फ्री ट्रेड संपादित होगा, उस फ्री ट्रेड में भारत का नुकसान हो जाएगा। भारत के अपने स्वयं के बाजार का, भारत के अपने स्वयं के उत्पादों का नुकसान हो जाएगा। और हम जिस आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहते हैं
वो अगर चीन का प्रभाव हमारे यहाँ बढ़ेगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा, वो बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए भारत ने RCEP को रिजेक्ट कर दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को रिजेक्ट कर दिया। अच्छी बात की, ये बेहद अच्छा कदम था। लेकिन जो म्यांमार और थाईलैंड का झुकाव है वो आसियान, RCEP इन सब की ओर ज़्यादा है, बिम्स्टेक की ओर कम है। लेकिन बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बढ़ाया नहीं जा सकता। इनका झुकाव उधर की तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम इसलिए है क्योंकि बिम्स्टेक बहुत एक्टिव रहा ही नहीं। अगर हम बिम्स्टेक को एक्टिव और सुपर एक्टिव कर दें तो हो सकता है कि हम म्यांमार और थाईलैंड का अटेंशन इधर भी उतना ही प्राप्त कर लें जितना वो उधर अटेंशन देते हैं। तो इस बात की संभावना रहेगी। इसके लिए बिम्स्टेक को बहुत एक्टिव रोल प्ले करना होगा जो वो स्वयं नहीं करता रहा है। इसके अलावा चीन म्यांमार भारत को लेकर के, म्यांमार भारत बांग्लादेश को लेकर के BCIM बनाता रहा है। BCIM को साकार रूप देना चाहता रहा है, हालांकि भारत इससे आउट हो चुका है। भारत ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो डेवलपमेंट के नाम से निवेश कर रहा है वो विभिन्न देशों में। तो जैसे CPEC है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी BRI का हिस्सा है। BCIM है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये जो BCIM ग्रुप है ये भी इसका हिस्सा है। तो भारत ने इससे अपने आप को अलग कर दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि BCIM के माध्यम से चीन का इन तीनों देशों में प्रभाव पड़ रहा था जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं, बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार। तो ऐसी दशा में हमें चीन को काउंटर करने के लिए यह जरूरी है कि चीन की भागीदारी को आसपास के देशों में कम किया जाए, और BCIM के माध्यम से चीन अपनी भागीदारी को तेजी से बढ़ा रहा था। तो हम बिम्स्टेक पर ज़्यादा फोकस करके क्योंकि अगर हमने मान लीजिए अपनी भागीदारी को घटा ली, चीन की योजना BCIM की थी, हमने I को बाहर कर दिया, तो कम से कम BCM तो बना रहेगा ना, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार तो बना रहेगा, भारत बाहर हो जाएगा। तो ऐसी दशा में अगर बांग्लादेश, चीन बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी हिस्सेदारी को उसी तरीके से बढ़ाता रहेगा जैसे वो बढ़ा रहा है, तो ये भारत के लिए फिर से चिंता का विषय बना रहेगा। तो चीन को काउंटर करने के लिए जो हमारी रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति में बांग्लादेश और म्यांमार का जितना सहयोग भारत की तरफ होना चाहिए वह उतना एक्टिव नहीं रहा है, और चीन को काउंटर करने की हमारे पास प्रभावी रणनीतियां नहीं रही हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो बिम्स्टेक को लेकर के सामने उत्पन्न हुई हैं। लेकिन फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि बिम्स्टेक अब बेहतर काम करने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर स्थापित किए गए हैं बिम्स्टेक के। जैसे बिम्स्टेक का जो पर्यटन सूचना केंद्र है, पर्यटन सूचना केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जो मौसम और जलवायु केंद्र है बिम्स्टेक का, वो नोएडा में स्थापित किया गया है। और बिम्स्टेक का जो ऊर्जा केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु में, इन 3 क्षेत्रों में पर्यटन, जलवायु और ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए हैं बिम्स्टेक के। इसके अलावा अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देशों को मार्गदर्शक देश घोषित कर दिया गया है। जैसे परिवहन, संचार और पर्यटन के लिए बिम्स्टेक देशों के लिए भारत मार्गदर्शक देश है। व्यापार निवेश के लिए बांग्लादेश को मार्गदर्शक देश घोषित किया गया है। प्रौद्योगिकी के लिए श्रीलंका को, ऊर्जा के लिए म्यांमार को, और फिशरीज के लिए, मत्स्यिकी के लिए या मत्स्यन के लिए थाईलैंड को मार्गदर्शक देश घोषित किया गया है। तो हमने इस प्रकार से बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमने आगे बढ़ते हुए काम किया है, और हर देश को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंपी है जिससे कि उस देश के द्वारा विशेषज्ञता के अनुरूप भूमिका का निर्वाह किया जा सके और उस भूमिका का लाभ सभी सदस्य देशों को मिल सके। तो जिस तरीके का बिम्स्टेक का स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है, जिस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है,
जिस तरीके से दायित्वों का विभाजन किया गया है वह आपसी सहयोग की एक मजबूत नींव निर्मित करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है पड़ोसी देशों की कि भारत बड़ा देश है, तो जब भी पड़ोसी देशों का कोई संगठन बनता है तो ये कहा जाता है कि भारत बिग ब्रदर के सिंड्रोम से प्रभावित हो जाता है। बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि भारत बड़े भाई के रूप में पेश आता है, जबकि आपसी देशों में संबंधों में बराबरी का दर्जा होना चाहिए। तो ऐसी दशा में बिम्स्टेक के साथ बड़ी अच्छाई ये है कि सभी सदस्य देशों को, जितने भी सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों को कुछ न कुछ कार्यों के लिए मार्गदर्शक देश घोषित कर दिया गया है, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और वो जो जिम्मेदारी निभाएंगे उस जिम्मेदारी से अन्य सदस्य देशों को लाभ मिलेगा, अन्य सदस्य देशों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो सब सभी को मार्गदर्शन देंगे, सब सभी का सहयोग करेंगे और आपसी सहयोग से सब आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। तो बिम्स्टेक की ये जो कार्य संस्कृति है ये बेहद अच्छी है और यही कारण है कि उम्मीद की जाती है कि बिम्स्टेक आगे बेहतर तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। क्या आगे की राह है और सार्क से कितना बेहतर होगा, हम लोग अब इस बारे में एक चर्चा कर लेते हैं कि सार्क से तुलना समझ लेते हैं या सार्क से ये बेहतर क्यों होगा इस बात को, या प्रभावी क्यों होगा इस बात की चर्चा कर लेते हैं और फिर निष्कर्ष की चर्चा करेंगे अंत में। सार्क की जितनी भी बैठकें होती रही, सार्क की बैठकों में आपसी गतिरोध हमेशा दिखता रहा, क्योंकि पाकिस्तान बिना कश्मीर के मुद्दे के बात ही नहीं खोलता, मुंह ही नहीं खोलता। वो कहीं भी बोलेगा तो कश्मीर जरूर बोलेगा। तो सार्क की बैठकों में जो आपसी विवाद थे वो आपसी विवाद कभी नेपथ्य में नहीं गए, कभी पर्दे के पीछे नहीं गए, वो हमेशा मुखर रहे। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जब हम आपसी विवादों को केंद्र में ला देंगे तो सहयोग दूषित हो जाएगा। सार्क इस मनोभाव से या यूं कहें कि इस संकीर्णता से ग्रसित रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी सार्क से यह संकीर्णता दूर नहीं की जा सकी, केवल पाकिस्तान के कारण। इसलिए बिम्स्टेक इस दिशा में एक बेहतर कदम है, क्योंकि बिम्स्टेक की स्थापना ही इसी मंतव्य के साथ हुई है, इस घोषणा के साथ हुई है कि बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, वो अपने द्विपक्षीय मुद्दों को, विवादित मुद्दों को बिम्स्टेक के मंच पर नहीं उठाएंगे, नहीं लाएंगे। ये एक बेहतर कदम है, ये एक प्रभावी कदम है। तो हमने पहले भी बताया कि बिम्स्टेक में भी विवाद है, म्यांमार बांग्लादेश के बीच विवाद है, म्यांमार थाईलैंड के बीच विवाद है, लेकिन यह तय कर लिया गया है कि जब बिम्स्टेक के मंच का उपयोग करेंगे तो आपसी विवादों के लिए नहीं करेंगे। आपसी विवाद द्विपक्षीय संबंधों के साथ सुलझाए जाएंगे। बिम्स्टेक का उपयोग केवल और केवल सदस्य देशों के साझा विकास के लिए किया जाएगा। तो ये एक बेहतर कदम होगा। दूसरी बात, आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। वो हमेशा ये कहता रहा है कि हम आतंकवाद को नियंत्रित करने का समर्थन करते हैं, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों का संरक्षण देश है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया और आर्मी इलाके में मारा गया। तो इसके अलावा भी जितने भी अन्य आतंकी हैं वे सभी आतंकी पाकिस्तान में शरण प्राप्त करते हैं। तो पाकिस्तान आतंक को संरक्षण देने वाला, पाकिस्तान आतंक को प्रोत्साहन देने वाला देश है, पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है। हम एक ऐसे देश को कैसे किसी संगठन में शामिल कर सकते हैं जो आतंक की नर्सरी है, जो आतंक का जन्मदाता है, जो आतंक का संरक्षण करता है, जो आतंक का प्रोत्साहन करता है। एक ऐसे देश को कैसे हम किसी संगठन में जगह दे सकते हैं जो आपसी सहयोग और सामंजस्य के लिए बनाया जाए, और जबकि सार्क में पाकिस्तान को हमने शामिल किया था। तो सार्क पर आतंक का साया था, आतंक के विचार का साया था।
क्योंकि आतंकी विचार वाला देश उसका सदस्य था। लेकिन फिलहाल बिम्स्टेक इससे मुक्त है, बिम्स्टेक इससे मुक्त है। अगली बात, सार्क में एक नई समस्या घर करने लगी थी। सार्क में एक नई समस्या घर करने लगी थी। पाकिस्तान इस बात पर दबाव बनाता था सार्क की मीटिंगों में, सार्क की बैठकों में, कि चीन को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाए। पहले मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाए, फिर उसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाए, फिर उसे सदस्य बना लिया जाए। तो पाकिस्तान की ये पूरी मंशा थी, इच्छा थी कि चीन सार्क का मेंबर बन जाए, चीन सार्क का मेंबर बन जाए। और चीन सार्क का मेंबर बन जाए, इसके लिए पहले मेहमान के रूप में ही आमंत्रित कर लिया जाए, यहीं से शुरुआत कर ली जाए। तो सार्क की बैठकों में चीन को लेकर के पाकिस्तान हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। बिना इस कोशिश के सार्क की बैठकें खत्म नहीं होती थी। ये एक अनावश्यक प्रभाव था, ये एक अनावश्यक दबाव था जो बिम्स्टेक की बैठकों में सार्क की बैठकों में अनावश्यक शामिल था। कम से कम बिम्स्टेक की बैठकें इस प्रकार के अवांछित प्रभावों से मुक्त तो हैं। बिम्स्टेक में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन का हितैषी हो। बिम्स्टेक में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन को लेकर पजेसिव हो कि चीन हमारी बैठकों में आए या चीन शामिल हो या हम लोग चीन को महत्ता दें। सब चीन के प्रभाव से दुष्प्रभावित हैं। ये बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जैसे अगर हम चाहें कि चीन से हम पूरी तरीके से आयात रोक दें तो कैसे रोक दें? हमारी जो दवाइयाँ बनती हैं, उन दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, केमिकल आता है, मोर देन 60% केमिकल चीन भेजता है। तो अगर हम पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दें चीन से आयात, तो हमारे देश में लोगों को दवाइयाँ ही नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारी मजबूरियां सभी देशों की हैं। इसलिए जितना मुखर विरोध हम चीन का कर रहे हैं, उतना मुखर विरोध अन्य देश नहीं कर सकते, क्योंकि भारत उन देशों की तुलना में ज्यादा सक्षम है और इस समय भारत का नेतृत्व भी सक्षम है। लेकिन फिर भी परेशान चीन से सभी देश हैं। चीन के प्रभाव और दबाव से छुटकारा सभी चाहते हैं, विकल्प नहीं है लोगों के पास। बिना मोबाइल के आज काम नहीं चल सकता। लेकिन क्या जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो चीन के अलावा कहीं अन्य जगहों पर इतने प्रभावी तरीके से मात्रा में और सस्ते बनते हैं? नहीं बनते। भारत के इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, विश्व में इस रैंक पर आ गए, एशिया में नंबर 1 आ गए, एशिया में नंबर 2 आ गए, विश्व में नंबर 3 आ गए ना, तरह तरह की रैंकिंग निकलती रहती है। लेकिन ये उद्योगपति इतने घटिया हैं कि अपने देश के लिए एक मोबाइल फोन भी नहीं बना सकते। 60 करोड़ की मार्केट है स्मार्टफोन की इस देश की, क्योंकि एक मोबाइल फोन की जिंदगी 2-3 साल से ज्यादा नहीं होती। हर आदमी 2-3 साल में नया स्मार्टफोन ले लेता है, बदल देता है, और हर साल नए उपभोक्ता स्मार्टफोन के पैदा होते रहते हैं, क्योंकि आदमी 18-19 साल 20 साल का हो जाता है, परिवार वाले नया स्मार्टफोन खरीद के दे देते हैं, नए उपभोक्ता पैदा होते रहते हैं। 60 करोड़ का स्मार्टफोन का मार्केट कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिल सकता। मार्केट हमारे सामने है, खरीदार हमारे सामने है, उत्पादक और विक्रेता गायब है। उत्पादक गायब है। इस देश का एक भी उद्योगपति इतना समर्थ नहीं, इस देश का एक भी उद्योगपति इतना सक्षम नहीं कि वो हमारे देश के लोगों के लिए अपना बना हुआ एक मोबाइल फोन दे सके। और आज पूरे देश में मोबाइल के नाम पर जितने भी निजी उद्योग हैं वो शून्य हैं, गायब हैं। भारत के निजी उद्योग शून्य हैं। भारत के निजी उद्योगों का कोई स्थान नहीं है। चाइनीज मार्केट ने चाइनीज उत्पादों ने, ये बात अलग है कि वो भारत में अब बनाने लगे हैं सरकार के दबाव के अधीन, लेकिन चाइनीज फोनों ने भारत में कब्जा कर रखा है। तो ऐसी दशा में हम अगर चीन का विरोध करते हैं, तो चीन को विरोध करने के लिए, चीन के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हमें उतना समर्थ बनना पड़ेगा। सभी देश चाहते हैं चीन के प्रभाव से मुक्ति, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, निर्भर है, सब मजबूरी में निर्भर है। तो अगर हम इस दिशा में सोचें, इस दिशा में प्रयत्न करें, तो
निश्चित रूप से चीन के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए बिम्स्टेक बेहतर भूमिका निभा सकता है। सार्क को अगर हम सार्क का मूल्यांकन करें, 1985 में सार्क का गठन हुआ, और अगर सार्क का तब से लेकर के हम आज तक मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सार्क अपने उद्देश्यों में बहुत अधिक सफल नहीं रहा। अगर असफल कहूं तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं। बिम्स्टेक भी अपने उद्देश्यों में अभी तक सफल नहीं रहा। 1997 से बिम्स्टेक का गठन हुआ पहली बार, यह भी अपने उद्देश्यों में अधिक सफल नहीं रहा। लेकिन जहां तक बात भविष्य की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अस्थायी नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहद गतिशील होते हैं, बहुत तेजी से बदलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, क्योंकि शत्रुता और मित्रता की परिभाषाएं तेजी से परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे परिवर्तनशील वातावरण में हमारे पास यह संभावना प्रबल है कि हम बिम्स्टेक को एक प्रगतिशील और प्रभावी संस्था के रूप में, क्षेत्रीय संस्था के रूप में विकसित कर सकते हैं। एक आदर्श संगठन के रूप में हम उसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि बिम्स्टेक में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं उनकी अपनी साझा संस्कृति है, उनकी अपनी साझा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, और उस सामाजिक सांस्कृतिक विरासत में अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध नहीं है। बात बस सहयोग को आगे बढ़ाने की है कि कौन आगे लीड करेगा और लीड लेकर के इस संगठन को मोटिवेट करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, और ये तेजी से आगे बढ़ करके अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। तो उम्मीद है जिस तरीके से बिम्स्टेक देशों की लीडरशिप एक्टिव हुई है पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बिम्स्टेक देशों की लीडरशिप एक्टिव हुई है, भारत मुखर भूमिका निभाने के लिए आतुर हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में बिम्स्टेक की राह आसान होगी और भविष्य में बिम्स्टेक एक सफल संगठन के रूप में स्थापित होगा। सफल संगठन के रूप में स्थापित होगा, इसका मतलब यह हुआ कि बिम्स्टेक अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में समर्थ होगा। बिम्स्टेक अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में समर्थ इसलिए होगा क्योंकि आपसी सहयोग प्रभावी तरीके से मजबूती के साथ अपनाया जाएगा। और चीन की जो भूमिकाएं दूसरे देशों में आच्छादनकारी या धमकी देने वाली हैं वो अभी अभी सामने आती रही हैं। क्वाड के मुद्दे पर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वाड के मुद्दे पर जिस तरीके से बांग्लादेश को चीन ने धमकी दी है, यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। इसलिए बांग्लादेश के पास भी छटपटाहट होगी कि वह अपने आप को चीन के प्रभाव से मुक्त कर सके। स्वाभाविक सी बात है कि इन सारे विकल्पों पर अगर हम विचार करें, इन सारे दृष्टिकोणों से विचार करें, तो बिम्स्टेक हमारे पास एक बेहतर विकल्प है सार्क की तुलना में। और सार्क तो केवल दक्षिण एशियाई देशों तक सीमित होकर रह गया था, जबकि बिम्स्टेक के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों के लिए द्वार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के भी खुलेंगे। और अगर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के द्वार खुलेंगे हमारे, तो हम उसकी धमक साउथ चाइना सी तक दिखाई पड़ेगी, दक्षिण चीन सागर तक दिखाई पड़ेगी। दक्षिण चीन सागर तक अगर हमारी धमक दिखाई पड़ती है, अगर हमारी मजबूती दिखाई पड़ती है, तो उसका असर क्वाड तक दिखाई देगा। तो बिम्स्टेक का प्रभाव बहुत सीमित नहीं है, बिम्स्टेक बड़े असीमित प्रभाव वाला है, क्योंकि बिम्स्टेक का जो प्रभाव है वो केवल और केवल दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है। अगर ये कनेक्टिविटी की बॉन्डिंग को हमने मजबूत बना लिया, हमने बहुत एक्टिव बना लिया, हमने बहुत मुखर बना लिया, हमने बहुत प्रगतिशील बना लिया, तो हम धीरे धीरे साउथ चाइना सी की ओर बढ़ेंगे। साउथ चाइना सी से जो हमारी क्वाड की रणनीति है, हमारी क्वाड की रणनीति को मजबूती मिलेगी और इस प्रकार बिम्स्टेक चीन के लिए एक बेहतर प्रत्युत्तर साबित होने वाला है, एक बेहतर रिस्पांस साबित होने वाला है भविष्य के लिए। तो फिलहाल ये दूरगामी महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी
ये महत्वाकांक्षाएं कितनी फलीभूत होंगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, बिम्स्टेक राष्ट्रों के प्रमुख हैं, वो कितने मुखर होकर के, कितने प्रभावी होकर के बिम्स्टेक के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाते हैं। फिलहाल संकेत अच्छे दिख रहे हैं, संकेत शुभ दिख रहे हैं, तो बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये एक चर्चा थी जो हम लोगों ने बिम्स्टेक के संदर्भ में आज की।